चैप्टर 1। 300 लाइक्स और 60 कमेंट्स कर देना ताकि स्टोरी कंटिन्यू रह सके और स्टोरी को हाइप जरूर करना। इट्स ए रिक्वेस्ट। एक हॉस्पिटल के कमरे में बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी। उसके शरीर पर बहुत सारे चोटों के निशान थे। तभी उस लड़की की आंखें धीरे धीरे खुली। आंखें खुलते ही उसकी आंखों में तेज रोशनी पड़ने लगी, जिस वजह से उसकी आंखें फिर से बंद हो गई। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने धीरे धीरे आंखें खोला और चारों तरफ देखने लगी। उसे थोड़ी देर लगा यह समझने के लिए कि वो इस वक्त कहाँ है। जब वो समझ गई कि यह एक हॉस्पिटल है तो वो चारों ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हॉस्पिटल क्यों और कैसे आई। तभी उसे अपने सिर में बहुत दर्द होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह मन में कहती है, मैं तो मर गई थी ना उस ब्लास्ट में, तो यहाँ कैसे आई? किसी ने मुझे बचा लिया क्या? इतना बोलकर वो अपना अतीत याद करने लगी। एक समुद्री जहाज में इस वक्त 4 लोग शामिल थे। 25 साल की 2 लड़कियां, एक 21 साल का लड़का और एक मिडिल एज औरत जिसकी उम्र 40 साल के आसपास होगी, मगर उसने खुद को इतनी अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था कि वह 30 साल की लग रही थी। उन 2 लड़कियों में से एक बुरी तरह से जख्मी थी, मगर उसके चेहरे पर दर्द का नामो निशान तक नहीं था। वह लड़की अपने सामने खड़े उन धोखेबाज लोगों को नफरत से देख रही थी, जिनके लिए ना जाने उसने कितना कुछ किया था। इतने खतरनाक काम भी किए थे कि उसकी जान जाते बची, और आज यही लोग उसे मौत के कगार पर छोड़ गए। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि कायनात मुखर्जी थी, जो पूरे अंडरवर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड पर राज करती थी। लोग उसे बेरहम क्वीन बुलाते थे क्योंकि कायनात अपने दुश्मनों को इतनी बेरहमी से मारती थी कि मौत भी कांप जाए। जो कायनात के साथ दूसरी लड़की थी वह थी शिवानी राठौड़। जो लड़का था वह था कायनात का बचपन का दोस्त राजीव शुक्ला, और जो मिडिल एज औरत थी वह थी कायनात की माता भावना राठौड़, जिसे कायनात ने अपने परिवार के गुजर जाने के बाद सहारा दिया और उसे अपनी मां जितना सम्मान और प्यार दिया। कायनात वैसे तो भैरम थी, मगर इन 3 लोगों के लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहती थी। कायनात के लिए यह तीनों उसके परिवार जैसे थे। कायनात की वजह से शिवानी एक बहुत पॉपुलर हीरोइन थी और राजीव शुक्ला एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बस कहने के लिए, वरना उसको सारे प्रोजेक्ट कायनात की वजह से मिलते थे, जिससे राजीव की कंपनी टॉप 10 में आती थी। नंबर 1 पर कयामत की कंपनी और रजावत इंडस्ट्री, दूसरे स्थान पर सिंघानिया इंडस्ट्री और तीसरे पर रायचंद इंडस्ट्री और चौथे पर आहूजा इंडस्ट्री आती थी। कायनात को अपने जख्मों से ज्यादा अपने दिल में दर्द हो रहा था, मगर अब उसे इन लोगों से नफरत हो चुकी थी। वह नफरत और गुस्से से बोली, आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हें अपना परिवार माना और तुम लोगों ने क्या किया? मुझे ही मारना चाहते हो सिर्फ पैसों के लिए? अभी उसने इतना ही कहा था कि भावना राठौर उदास चेहरा बनाकर बोली, अरे मेरी बच्ची, यह तुम क्या बोल रही हो? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? हम तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, सच में, तुम्हारी कसम। फिर थोड़ी देर रुककर भावना ने कायनात को देखा और हंसते हुए बोली, वो क्या है ना कायो बेटा, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, बस इसलिए हम तुम्हें दुनिया से आजाद करना चाहते हैं बेटा, ताकि तुम और हम आराम से रह सके। देखो ना, हम तुम्हारे बारे में अभी भी कितना सोचते हैं। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगी और फिर कुछ सोचते हुए बोली, ओहो, यह मैं क्या बातें लेकर बैठ गई। तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई कि अब तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और मेंशन शिवानी और राजीव ने अपना नाम कर लिए हैं, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद इतनी प्रॉपर्टी का क्या होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। तो कैसी लगी मदद? हाँ बोलो। फिर उसने एक डेविल स्माइल की, मगर तभी वहां एक डेंजरस हंसी गूंजने लगी, जिससे उन तीनों के शरीर में कपकपी दौड़ गई। वे डरकर कायनात की ओर देखने लगे। वही कायनात उन लोगों को डरते हुए देखकर एक क्रीपी स्माइल करती है और दिल दहला देने वाली आवाज में बोलती है, क्या कहा भावना राठौड़ तुमने कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई है? हाँ। और फिर वह जोर जोर से हंसने लगती है और अचानक गुस्से से चिल्लाती है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे यानी बेरहम क्वीन को धोखा दोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हें
मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि तुम बेवकूफ चूजे मुझे बेवकूफ बनाओगे और मैं बन जानूंगी। फिर वो तिरस्कार से मुस्कुराते हुए आगे बोली, तो मेरी प्यारी मासी, सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ अभी भी मेरे पास है और अब तो तुम चाहकर भी मुझसे कुछ नहीं छीन सकते। तुम लोगे पर शक तो मुझे 1 महीने पहले ही से हो गया था। फिर क्या, जब तुमने उस प्रोजेक्ट वाले पेपर के साथ प्रॉपर्टी वाले पेपर मिलाए तो मैंने वे पेपर बदलाव दिए और नकली प्रॉपर्टी पेपर पर तुमने साइन करवा लिए। जब मुझे तुम पर शक हुआ तभी मैंने तुम पर नजर रखना शुरू कर दिया और तुम्हारी सारी काली करतूतें मेरे सामने आ गई। वह उनकी तरफ खतरनाक नजरों से देखती हैं और आज तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम मुझे धोखा दे सको। जब उन लोगों ने कायनात की बातें सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे गुस्से से आगे बढ़े और चाकू से उस पर वार कर दिया। कायनात पहले से बहुत पक्की खिलाड़ी थी क्योंकि उसके राइवल कंपनी ने उस पर कितने अटैक किए थे, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं कर पाया और फिर इन लोगों ने उसे यहाँ लाकर पटक दिया था। इतने चाकू लगने के बाद भी कायनात के चेहरे पर दर्द की एक शिकन तक नहीं आई। वह अपनी गहरी ठंडी आवाज में बोली, तुम लोगों को मैंने अपना परिवार माना और तुम लोगों से मैंने बहुत प्यार किया, मगर अफसोस तुम लोग लालची और एहसान फरामोश निकले। तो तुम्हें इसके लिए इनाम तो मिलना चाहिए। जब उन लोगों ने कायनात की बात सुनी तो वे चौंक कर बोले, कैसा इनाम? तो कायनात हंसते हुए बोली, तुम लोगों के लालच के लिए एक ही इनाम है, मौत। राजीव हंसते हुए बोला, मानना पड़ेगा तुम सच में क्वीन हो क्योंकि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। यह कहावत तुम पर पूरी तरह फिट बैठती है। मगर कायो डार्लिंग, तुम तो मरने वाली हो और दूर दूर तक यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें बचा सके। कायनात बस हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें क्या लगा तुम लोग मुझे मार दोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही से छोड़ दूंगी? नो राजीव, तुम सब भी मेरे साथ मरोगे। सो सरप्राइज। कायनात के इतना कहते ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ शांति छा गई और चारों मौत की नींद सो गए। फ्लैशबैक एंड। कहानी में आगे जानने के लिए आगे बढ़े। चैप्टर 2। कायनात बिना कोई आवाज किए ड्रिप निकालती है और बाथरूम में चली जाती है। वो एक माफिया थी, जाहिर है वो ऐसे कामों में माहिर होगी। वो शोर नहीं मचाना चाहती थी क्योंकि उसके कमरे में एक नर्स थी जो सोफे पर सो रही थी। कायनात बाथरूम में जाती है और दरवाजा बंद करके बेसिन के पास जाकर पानी से अपना चेहरा धोती है। जैसे ही वो अपना चेहरा धोती है और शीशे में अपना चेहरा देखती है, वो चौंक जाती है। वो अपना चेहरा इधर उधर देखने लगती है और कहती है, ये चेहरा किसका है? ये मैं नहीं हूँ। फिर वो अपने शरीर की तरफ देखती है और वो और भी चौंक जाती है क्योंकि जिस लड़की के शरीर में वो थी वो एक 16 साल की लड़की थी। तभी उसे कुछ याद आता है और वो हैरानी से कहती है कि मतलब मेरा पुनर्जन्म हुआ है, वो भी एक 16 साल की लड़की के शरीर में। कायनात मन ही मन कहती है, लेकिन ये लड़की कौन है और इसे क्या हुआ है? अगर मैं इसके शरीर में हूँ तो ये लड़की कहाँ गई? तभी कायनात को तेज सिरदर्द होने लगता है। दर्द इतना तेज था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कायनात अपना सिर पकड़ लेती है। धीरे धीरे उसका दर्द कम होता है और फिर इस शरीर की मालकिन की सारी यादें उसके जहन में रील की तरह घूमने लगती हैं। शरीर की मालकिन की यादों से कायनात को पता चलता है कि ये अनामिका है। एक मासूम सी 16 साल की लड़की है। बर्फ जैसा सफेद बेदाग चेहरा, भूरी नीली आंखें जो बेहद खूबसूरत थीं, गुलाबी होंठ, होठों के नीचे एक तिल जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था, उसके काले घने बाल जो उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। कुल मिलाकर वो एक परी जैसी थी। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। कायनात उसे देखते ही एक बार के लिए उसमें खो गई। कायनात खुद अनामिका जितनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही कायनात को कुछ याद आता है वो एक बार अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर अचानक खोल देती है। उसकी आंखें बंद थी क्योंकि कायनात पत्थर दिल थी, लेकिन सिर्फ प्रतिद्वंदियों के लिए। लेकिन अनामिका के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए उसके दिल में बहुत दर्द था। उसे खुद पर तरस आता है और वह खुद से कहती है कि जिसने भी अनामिका को मारा है, जिन्होंने उसे दर्द दिया है, वे जीते जी नर्क देखेंगे। कायनात ने एक बार फिर शीशे में अपना चेहरा देखा और एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोली,
बहुत हो गया मासूम बनने का नाटक, अब तुम सब मुझसे मिलोगे कायनात। नहीं नहीं कायनात नहीं। अनामिका यानी बेरहम रानी और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। फिर उसने हंसना बंद किया और वार्ड के अंदर जाकर बिस्तर पर लेट गई क्योंकि उसे अभी भी बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। तभी एक नर्स अंदर आई और बोली कि तुम्हारी दवा लेने का समय हो गया है। जब अनामिका ने उसे देखा तो उसके सामने एक नर्स खड़ी थी जो उसे दवा लेने को कह रही थी। अनामिका ने दवा ली और फिर वो नर्स जल्दी से वहां से चली गई। कायनात को अनामिका की यादों से पता चला कि 5 दिन पहले जब प्रिया की दोस्त नीतू स्कूल में सीढ़ियों से गिर गई थी और अस्पताल में भर्ती थी, तो प्रिया और नीतू ने उसे इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उसने सबको बताया था कि उसने कुछ नहीं किया, फिर भी परिवार में किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, सबने उसे ही दोषी ठहराया। उसके माता पिता, भाई, किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। सब मानते थे कि उनकी राजकुमारी प्रिया सही थी। उसकी माँ ने उसे कमरे में बंद करके 3 दिन तक भूखा रखा। उसने कितना भी बोलने की कोशिश की, किसी ने उसकी एक न सुनी। उसके परिवार में सिर्फ उसके दादा दादी ही उससे प्यार करते थे। उसके दादा उसकी दादी के साथ काम करने शहर से बाहर गए थे। जब वे घर लौटे और अनामिका के बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि अनामिका के साथ क्या हुआ था, इसलिए वे उसे देखने उसके कमरे में गए। जब दादा दादी कमरे में पहुंचे और अनामिका को बेहोश देखा तो वे बिना किसी को बताए उसे सीधे अस्पताल ले गए। और अनामिका को अस्पताल में भर्ती हुए 2 दिन हो गए थे। यह सब जानकर कायनात को बहुत गुस्सा आया कि ये कैसे माता पिता और भाई हैं जो अपनी गोदली बेटी बहन प्रिया को अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार करते हैं और उसकी हर बात को सही मानते हैं। कायनात एक बार सोचती है, क्या ये सच में अनामिका के असली माता पिता या परिवार हैं? जब अनामिका 8 साल की थी तब उसके माता पिता ने प्रिया को गोद लिया था। प्रिया जितनी मासूम दिखती थी उतनी ही चालाक भी थी। यहाँ आने के बाद उसने धीरे धीरे अनामिका को दुनिया में बदनाम कर दिया, सबकी नजरों में गिराकर और सबको उससे दूर कर दिया। अनामिका भोली थी और उसे अपनी बहन मानती थी, इसलिए उसकी चालाकी समझ नहीं पाई और अपने ही घरवालों की नजरों में बुरी बन गई। अब तो उसके भाई और माता पिता भी उससे नफरत करने लगे और उसे एक घमंडी और जिद्दी लड़की समझने लगे। फिर भी उसे किसी बात का बुरा नहीं लगता था और वो दिन भर उनके पीछे भागती रहती थी ताकि वो उसे एक नज़र देखें और पहले की तरह प्यार करें। वो उसे ऐसे नज़रअंदाज न करें। उसे ऐसे कपड़े भी दिए जाते थे जो प्रिया पहनती ही नहीं थी। एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो वही कपड़े पहने नजर आती। घर के नौकर भी उसके साथ भिखारियों जैसा व्यवहार करते थे, जबकि प्रिया जब भी उसके बारे में कुछ बोलती तो सब उसे गलत समझकर उससे मुंह मोड़ लेते। इस बार भी वही हुआ। प्रिया की बात सुनकर सब उसे ही सही माना और उसे मरने को छोड़ दिया। अनामिका ने साल भर न जाने क्या क्या किया, पर उनका दिल एक बार भी नहीं पिघला। कायनात को अब उस घटिया परिवार से नफरत हो रही थी। कायनात के मन में उस परिवार के लिए बस नफरत और गुस्सा था। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और 2 बुजुर्ग दंपत्ति अंदर आए। दोनों 70 से 80 साल के लग रहे थे और उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि अनामिका के दादा दादी थे। यही दोनों उसे पूरे परिवार में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। दादा लक्ष्मण मेहरा, उम्र 75 साल, दादी प्रभा मेहरा, उम्र 72 साल। इन दोनों के अलावा किसी और ने कभी उसकी चिंता नहीं की। दादा दादी उसके पास आए। कैसी हो मेरी बच्ची? अनामिका को देखकर प्रभा जी की आंखें भर आईं। अनामिका थोड़ा मुस्कुराई और बोली, दादी, मैं ठीक हूँ। दादाजी ने अनामिका की तरफ देखा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। पोती को देखकर दादी का दिल भर आया। फिर दादाजी ने उसका सिर सहलाया और कहा कि डॉक्टर ने हमें इजाजत दे दी है, हम तुम्हें कल घर ले जाएंगे। यह सुनकर अनामिका की आंखों में नफरत उभर आई, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, नहीं दादाजी, क्या आप मेरी बात मानेंगे? अनामिका ने विनती करते हुए कहा, हाँ बच्ची, जो भी तुम चाहती हो मुझे बताओ, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ।
वहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना चाहती हूँ। कृपया मुझे मत रोकना। वह उन दोनों की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। दादाजी और दादी रोने लगे। दोनों उसे अपने से दूर नहीं रखना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर अनामिका को यहीं रोक लिया गया तो उसे रोज दर्द और अपमान सहना पड़ेगा। ठीक है, तुम कब जाना चाहती हो? दादी ने उदास स्वर में पूछा। कल छुट्टी मिलने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज दादाजी, मेरे स्कूल के ट्रांसफर के पेपर्स तैयार कर दीजिए, अनामिका ने शांति से कहा। दादाजी कुछ कहना चाहते थे, उसे रोकना चाहते थे, पर उनकी आंखों में एक दर्द और अपराधबोध था जिसे उन्होंने जल्दी से छुपा लिया और कहा, फिर मैं आज तुम्हारा सारा सामान पैक करवा देता हूँ। तो इस पर अनामिका बोली, दादाजी मुझे किसी सामान की जरूरत नहीं है। आप आते समय बस मेरे कमरे से मेरा काला बैग ले आना और मेरे डॉक्यूमेंट्स ले आना। उसकी बात सुनकर दादाजी भी समझ गए कि अनामिका उस घर से कुछ नहीं ले जाना चाहती। ये बैग भी उसने अपनी पार्ट टाइम जॉब से मिली तनख्वाह से खरीदा था। उनके दिल में एक दर्द था। कुछ देर बाद दोनों घर चले गए। कहानी में आगे जानने के लिए आगे पढ़े। चैप्टर 3। उनके जाने के बाद अनामिका अपनी सूनी आंखों से छत को घूरने लगी। उसकी आंखों में बस अंधेरा था जिसे कोई देख नहीं सकता था। सुबह करीब 10 बजे दादाजी और दादी माँ अनामिका को डिस्चार्ज कराने के बाद उसके ट्रांसफर पेपर भी ले आए। थोड़ी देर बाद अनामिका कार में बैठकर मुंबई एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। कार में बैठने से पहले उसने दादाजी को एक पेन ड्राइव दी और कहा, दादाजी, इसमें मैंने अपने पूरे परिवार से अब तक की अपनी सारी गलतियों की माफी मांगी है। कृपया इसे पूरे परिवार के सामने चलाएं और कोशिश करें कि सभी परिवार के सदस्य वहां मौजूद हों। उसने चुपके से पेन ड्राइव अपने पास से ले ली थी। यह कहकर वह चली जाती है। दादी जी भी मान जाती हैं। फिर दादाजी और दादी माँ उसे लेकर दरवाजे की तरफ चले जाते हैं। 1 घंटे बाद वह मेहरा हवेली पहुंच गया जो बहुत खूबसूरत थी। हॉल में पहुंचते ही उसकी नज़र उस हॉल पर पड़ी जहां उसका पूरा परिवार उस मासूम बच्ची को दर्द देकर शांति से बैठा था। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, पर वह कुछ कर नहीं पा रहे थे। वह बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी आवाज आई, रुको पापा, आप अस्पताल में थे ना? आज उस लड़की की छुट्टी होने वाली थी। तभी दादा दादी जी ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वह उनका बेटा था। मेहरा परिवार परिचय। लक्ष्मण मेहरा, उम्र 75 वर्ष, मेहरा कॉरपोरेशन के संस्थापक। प्रभा लक्ष्मण मेहरा, उम्र 72 वर्ष। राजेश मेहरा, उम्र 53 वर्ष, मेहरा कॉरपोरेशन के सीईओ। आरती राजेश मेहरा, उम्र 50 वर्ष। राज मेहरा, उम्र 25 वर्ष, मेहरा कॉरपोरेशन के एमडी। दर्शित मेहरा, उम्र 19 वर्ष, वह अभी कॉलेज में है। प्रिया मेहरा, उम्र 16 वर्ष, वह अभी स्कूल में है। अपने बेटे की बातें सुनकर दादाजी गुस्से से बोले कि जब तुमने हीरा ठुकराकर कांच चुन लिया है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दादाजी हीरा अनामिका और कांच प्रिया को कह रहे थे। शायद सबको अपनी भावनाएं मिल रही थी। दादाजी प्रिया और अनामिका दोनों से प्यार करते हैं, लेकिन अनामिका से उनका प्यार कुछ ज्यादा ही है। ऐसा क्यों होता है ये आपको बाद में पता चलेगा। तभी दादाजी अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकालते हैं। पेन ड्राइव देखकर सब दादाजी की तरफ सवालिया निगाहों से देखते हैं। दादाजी कहते हैं, अनामिका ने आप सभी से अपने किए की माफी मांगी है और ये माफी वाला वीडियो सबके सामने चलाने को कहा गया है। तो सब उस पेन ड्राइव को देखने लगे। अनामिका की माफी सुनकर प्रिया बहुत खुश हो गई। वो जल्द से जल्द ये वीडियो देखना चाहती थी। वहीं आरती जी को लगा जैसे अनामिका अब सुधरने को तैयार है। वो कोशिश कर रही है। वीडियो शुरू होते ही सबकी नज़र वीडियो पर जाती है। सब वीडियो को ध्यान से देख रहे थे। ये सीसीटीवी फुटेज हादसे वाले दिन का था। वीडियो में प्रिया की दोस्त नीतू सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। अनामिका उससे 2-3 कदम दूर आ रही थी। तभी नीतू का पैर मुड़ा और वो फिसल गई और नीचे गिरने लगी। उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी अनन्या उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तब तक नीतू गिर चुकी थी। अनामिका ने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन सबने उसे ही दोषी ठहराया। यह वीडियो देखकर सब हैरान रह गए।
राज और दर्शित को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपनी छोटी बहन को बिना वजह चोट पहुंचाई है। वो हमेशा से मासूम थी, जबकि आरती जी का सिर शर्म से झुक गया था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि नीतू और प्रिया ने उनसे झूठ बोला है। लेकिन प्रिया इन सब में दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वे उससे कुछ नहीं कह पाए। राज और दर्शित उस अस्पताल में जाने लगे जहां अनामिका भर्ती थी। माफी मांगने तभी दादी जी गुस्से से बोली, आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर राज मेहरा और मिस्टर दर्शित मेहरा? जिसे आप ढूंढने जा रहे हैं उसे पहले ही कहीं और भेज दिया गया है। अब आप सब अपनी बहन के साथ खुशी से रह सकते हैं। अब अनामिका शायद इस घर में वापस नहीं आएगी। मेरी पोती चली गई, अब आप सब खुशी से रहेंगे। दादी माँ इस समय बहुत गुस्से में थी। घर के सभी लोग स्तब्ध थे कि अनामिका चली गई, अब वह वापस नहीं आएगी। राजेश जी ने अपने पिता की तरफ ऐसे देखा जैसे पूछ रही हूं कि क्या यह सच है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पिता अनामिका को दूर नहीं भेजेंगे। लेकिन जब उनके पिता ने अपना सिर घुमाया तो राजेश जी समझ गए कि उनकी माँ सच कह रही है। वे स्तब्ध रह गए। आरती जी के दिल में एक दर्द सा हुआ और राज और दर्शित भी हैरान थे। राजेश जी और प्रिया को छोड़कर सबका दिल दुख रहा था। दादा दादी अपने कमरे में चले गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अनामिका हमेशा के लिए चली गई। प्रिया बहुत खुश थी, लेकिन वह दिखावा करती है और कहती है, सब मेरी गलती है, अनामिका मेरी वजह से यहाँ से गई, अगर मैं न होती तो वह यहाँ से नहीं जाती। आखिर यही तो उसका घर है, मैं तो बस एक गोद ली हुई बेटी हूँ। यह कहकर वह रोते हुए वहां से चली गईं। प्रिया सोच ही रही थी कि हमेशा की तरह उसके मम्मी पापा और भाई उसे सांत्वना देने के लिए उसके पीछे दौड़े। प्रिया को रोता देख आरती जी ही उसे संभालने गईं, लेकिन राज और दर्शित वहीं खड़े थे, दोनों सदमे में थे। पिछले 18 सालों में अनामिका के साथ बिताई सारी अच्छी यादें उनकी आंखों में उतर रही थी। आंखों में आंसू लिए वे दोनों भी अपने अपने रास्ते चले गए। राजेश जी तो पहले ही जा चुके थे। उधर दिल्ली में अनामिका ने अपने हॉस्टल के कमरे में लैपटॉप पर मेहरा परिवार की सीसीटीवी फुटेज देखी। उसने मेहरा परिवार के सारे सीसीटीवी हैक कर लिए थे। वह लैपटॉप बंद कर देती है और मन ही मन कहती है, मेरी कचरा बहन, जितना हो सके खुश रहो, क्योंकि मेरे वापस आने के बाद तुम अनामिका उर्फ बहराम क्वीन की क्रूरता देखोगे। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और 4 लड़कियां कमरे में प्रवेश करती हैं। जब उन चारों की नजर अनामिका पर पड़ती है तो वे उसके पास जाती हैं। जब अनामिका को लगता है कि कोई उसकी ओर आ रहा है तो वह अपनी कुर्सी से उठती है और पीछे मुड़कर देखती है कि उसके सामने 4 लड़कियां खड़ी हैं जो उसे ही देख रही हैं। तभी उन लड़कियों में से एक अनामिका के पास आती है और मुस्कुरा कर कहती है कि क्या तुम हमारी रूममेट हो? अनामिका बस हाँ में अपना सिर हिलाती है। तभी उसके सामने खड़ी लड़की उसकी ओर हाथ बढ़ाती है और कहती है, हाँ मैं नंदिनी साहे, वार्डन ने हमें कल बताया था कि तुम आ रही हो। फिर अनामिका भी हाथ मिलाती है और कहती है, हाँ मैं अनामिका हूँ। तभी पास में खड़ी लड़की आगे आती है और मुस्कुराती उससे हाथ मिलाती है, मैं आशी हूँ। अनामिका को उन चारों से एक अच्छी और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो वह लड़की कहती है, मैं रिद्धिमा हूँ, मैं भी इसी कमरे में रहती हूँ। तभी कमरे में खड़ी एक और लड़की अनामिका के पास आती है और उसे देखकर कहती है, हाँ मैं काव्या शेरगिल हूँ। अनामिका भी मुस्कुराती है और उससे हाथ मिलाती है, मैं आशी आहूजा हूँ। काव्या के पीछे खड़ी लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, तो अनामिका भी मुस्कुराती है और हाय कहती है। अनामिका बहुत शांत थी, तो उन चारों ने उसे बताया कि काव्या और आशी दूसरे कमरे में रहती हैं और नंदिनी और रिद्धिमा इस कमरे में रहती हैं। तब रिद्धिमा उत्साहित होकर कहती है, प्यारी मैं कल तुम्हें पूरा हॉस्टल दिखाऊंगी। स्कूल के सभी लड़के तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे और तुम्हें मेरे साथ देखकर जल भुन जाएंगे। इतनी प्यारी लड़की मेरे साथ है। यह कहते हुए वह इतनी पीड़ा से अभिनय करती है मानो वह कल्पना कर रही हो कि वह सबसे बेहतर है। अनामिका को अपने साथ देखकर सभी उसे ईर्ष्या से देख रहे हैं। उसकी बातें सुनकर और उसकी प्रतिक्रिया देख सभी हंसने लगे। तुम एक लड़की हो, कोई लड़का नहीं जो तुम्हें अनामिका के साथ देखकर सब जलेंगे, काव्या ने चिढ़ाते हुए कहा। फिर काव्या की बातें सुनकर सभी हंसने लगे। इस छोटी सी बातचीत के बाद अनामिका भी सभी के साथ घुल मिल गई।
अनामिका उर्फ कायनात का एक ही नियम था कि अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो तुम भी उससे प्यार करो, लेकिन अगर कोई तुमसे नफरत करता है तो उसे दोगुनी नफरत लौटाओ। चारों का इतना प्यारा और अच्छा व्यवहार देखकर अनामिका भी उनके साथ घुल मिल गई। चारों को यह भी पता चल गया कि अनामिका दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन उसका आभामंडल बहुत शक्तिशाली है। वह ज्यादा बात नहीं करती। कहानी में आगे जानने के लिए आगे पढ़े। चैप्टर 4। अगले दिन मेहरा मेंशन। सुबह सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे कि राज ने दर्शित की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा, दर्शित, नीतू के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर, क्योंकि उसने मेरी बहन पर झूठा इल्जाम लगाया है। तभी प्रिया ने राज की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन भैया, वो तो मेरी दोस्त है, उसने मुझ पर क्या झूठा इल्जाम लगाया है। तब दर्शित ने प्रिया से कहा, भैया, यहाँ अनामिका की बात कर रही हैं, आपकी नहीं। कल ही साबित हो गया था कि अनामिका ने कुछ नहीं किया था और नीतू झूठ बोल रही थी। तब दर्शित ने राज की तरफ देखते हुए कहा, भैया, आपने आज की खबरें नहीं देखी। तो राज ने उसे उलझन भरी नजरों से देखा, मानो कह रहा हो कि आप क्या कहना चाहते हैं। राज का सवाल समझकर दर्शित बोला, भैया, आज सुबह से ही मुंबई में ये खबर आग की तरह फैल गई है कि किसी ने रातों रात पूरे अरोड़ा परिवार का धंधा चौपट कर दिया है और नीतू को भी अरोड़ा परिवार ने जेल में डाल दिया है। यह सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग चौंक गए। उनके अलावा ये कौन लोग हैं जो अनामिका का बदला ले रहे थे। प्रिया भी यह सुनकर चौंक गई, लेकिन जब उसने देखा कि उसके परिवार वाले अनामिका के लिए चिंतित हैं तो उन्हें देखते ही वह फिर से रोने लगी और बोली, अगर मैं न होती तो अनामिका इस घर में होती, वही इस घर की असली बेटी है। उसे यकीन था कि उसके आंसू देखकर उसके माता पिता और भाई पिघल जाएंगे, लेकिन दर्शित ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वहां से चला गया। राज भी उसके पीछे पीछे चला गया। प्रिया उन्हें देखती रही। आज उसके आंसू भी किसी काम के नहीं थे। राजेश जी और आरती जी ने प्रिया को अपने भाइयों की बातों का बुरा न मानने को कहा और वहां से चले गए। प्रिया भी गुस्से में दांत पीसती और पैर पटकती हुई वहां से चली गई। 4 साल बाद दिल्ली की सुनसान सड़कों पर कारों का एक काफिला तेज रफ्तार से चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद सभी कारें सड़क के बीचों बीच एक बड़े से विला के सामने रुकीं। वह विला पूरी तरह से गार्डों से घिरा हुआ था। तभी एक गार्ड ने बीच वाली कार का दरवाजा खोला और एक व्यक्ति अपनी खतरनाक आभा के साथ बाहर आया। उसके पीछे वाली कार से 2 और लोग बाहर निकले। बॉस, आप आ गए। यह कहते हुए एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उस व्यक्ति के पास खड़ा हो गया। क्या वे पकड़े गए हैं? उसके आगे वाले व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। वह एक लड़की थी जिसकी नीली समुद्री आंखें बहुत ठंडी थी। उसका चेहरा काले नकाब से ढका हुआ था और उसने काली हुडी पहनी हुई थी। बॉस, वो दोनों अभी बेसमेंट में हैं। फिर मुंह बनाते हुए वो कहता है, इनकी चीखें सुनकर मेरे कान दुख रही हैं। अगर मैं बहरा हो गया तो तुम्हारी मीठी आवाज से वो खतरनाक धमकियां कैसे सुनूंगा। ये सब कहते हुए वो कल्पना करने लगा कि उसके बगल में खड़ा उसका बॉस उस पर चिल्ला रहा है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये सोचकर वो ना में सिर हिला रहा था। उसकी ऐसी हरकतों से उस लड़की के पीछे खड़े दोनों लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी उनमें से एक लड़की बोली, अगर अंडरवर्ल्ड वाले तुम्हारी ये हरकतें देखेंगे तो उन्हें बहुत बड़ा हार्ट अटैक आएगा कि अंडरवर्ल्ड का वो आदमी जो लोगों को सब्जी की तरह काटता है और जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, वो अपने बॉस के सामने ऐसे हंसता है। जो सही भी था, वेनम अपनी ऐसी हरकतें सिर्फ अपने बॉस के सामने ही कर रहा था। तभी उसके बगल में खड़ा दूसरा लड़का बोला, हाँ हाँ, तुम्हें ऐसे देखकर अंडरवर्ल्ड में कोई यकीन नहीं कर सकता कि तुम बेरहम क्वीन के राइट हैंड हो, जो लोगों को बुरी तरह टॉर्चर करता है। और फिर दोनों हंसने लगे। उनकी पागलों जैसी हरकतों को देखकर वह लड़की गुस्से में आ गई और अपनी ठंडी आवाज में बोली, चुप रहो, वरना अफ्रीका जाने को तैयार रहना अगर किसी भी व्यक्ति की आवाज आई तो।
अपने बॉस की ठंडी आवाज में ये शब्द सुनकर तीनों तुरंत चुप हो गईं। वे बेसमेंट के अंदर गईं, जहां सामने दो आदमी बंधे हुए थे। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे, मानो किसी ने उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया हो। वह लड़की सामने सोफे पर रानी की तरह बैठ गई और अपने सामने लेटे दो आदमियों को देखकर अपनी खतरनाक आवाज में बोली, तुम्हें किसने भेजा है? उसका सवाल सुनकर उनमें से एक हंसी और बोली, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें बता देंगे? तुम हमें मार भी सकते हो, फिर भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। तभी सामने सोफे पर बैठी लड़की हंसी और अपनी खतरनाक आवाज में बोली, बेरहम क्वीन के इलाके में आने के बाद आज तक किसी को इतनी आसानी से मौत नहीं मिली। बेरहम क्वीन का नाम सुनते ही अब तक बेखौफ बैठे दोनों आदमी डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि दोनों जानते थे कि बेरहम क्वीन कौन है। क्वीन सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक शैतान है जो अंडरवर्ल्ड में सबको खौफ से भर देती है। कहते हैं कि क्वीन अपने दुश्मनों को इतनी बेरहमी से मारती है कि देखने वाला भी सिहर उठता है। कहा जा सकता है कि वह अंडरवर्ल्ड की क्वीन थी। उसके गिरोह में कितने लोग हैं और किस जिले, किस देश में फैले हैं, यह बताना मुश्किल है। दोनों आदमियों की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। तभी उस लड़की ने एक आदमी की तरफ सुई मारी। वह आदमी दर्द से तड़पने लगा। उसे देखकर दूसरा आदमी डर गया। वह क्वीन की क्रूरता से वाकिफ था। फिर भी डरते हुए उसने कहा, रानी, कृपया हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि यह आपका क्षेत्र है। हमारे गिरोह को प्रायोगिक सीरम चुराने का ठेका मिला था। हमें उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं पता जिसने हमें ठेका दिया था। कृपया हमें माफ कर दीजिए। उस आदमी की बातें सुनकर सामने बैठी लड़की की आंखें सिकुड़ गईं। अब उसे समझ आ गया था कि इन लोगों को कुछ नहीं पता। वह वहां से उठकर चली जाती है और जाते जाते वेनम से कहती है, गंदगी साफ करो। यह कहकर वह वहां से चली गई। उसके साथ आए दोनों लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए। वेनम अपने बॉस का आदेश मानने चला गया। तीनों ऊपर की मंजिल पर जाते हैं, जो किसी उच्च तकनीक से बनी हुई थी। हर एंट्री पर रोबोटिक आवाज सुनाई देती थी। बिना फिंगरप्रिंट के कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। सभी अपना फिंगरप्रिंट देकर अंदर जाते हैं। अंदर एक आलीशान हॉल था, जहां ऊपर की तरफ लैब थी और दूसरी तरफ अलग अलग कमरे बने हुए थे। जब तीनों लोग सोफे पर बैठे तो उनमें से लड़की बोली, अनु, दादाजी मुझे बुला रहे हैं। उसने अभी इतना कहा ही था कि उसका फोन बजने लगा। कॉलर आईडी देखकर उसने जल्दी से फोन उठाया और कहा, हाँ दादाजी। दूसरी तरफ से एक आज्ञाकारी आवाज आई, मैं अपनी प्यारी पोती से बात करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ से आवाज सुनकर लड़की ने मुंह बनाया और कहा, श्री मोहन शेरगिल, शायद आप भूल गए हों। मैं आपको याद दिला दूं, आपकी एक और पोती है। यह सुनकर फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, मिस काव्या शेरगिल, हम जानते हैं कि हमारी एक पोती है, लेकिन अभी मैं अपनी पोती अनामिका से बात करना चाहती हूँ। हाँ, यह लड़की कोई और नहीं बल्कि अनामिका की दोस्त काव्या शेरगिल है। फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति उसके दादा मोहन शेरगिल हैं, जो अनामिका को अपनी असली पोती की तरह प्यार करते हैं, और तीसरा लड़का अनामिका का सहायक नकुल मेहता है। अंडरवर्ल्ड की बेरहम क्वीन की उसकी पहचान के बारे में केवल काव्या ही जानती थी। अंडरवर्ल्ड में सब उसे केवी के नाम से जानते हैं। काव्या फोन अनामिका को देती है तो अनामिका ने फोन स्पीकर पर रखा और कहा, हाँ दादाजी, मुझसे बात करो। फिर दादाजी ने प्यारी आवाज में कहा, मेरी प्यारी पोती, अगर तुम मुंबई जा रही हो तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपना ख्याल रखोगी। दादाजी की प्यारी आवाज सुनकर काव्या बोली, तुमने मुझसे इतनी प्यार से तो कभी बात नहीं की। फिर दादाजी ने काव्या को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अनामिका को निर्देश देने लगे। दादाजी की बातें सुनकर काव्या बोली, दादाजी, कुछ दिनों बाद आप भी मुंबई आ रहे हैं, फिर आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं जैसे आप कई सालों तक अनु से दूर रहने वाले हैं। दूसरी तरफ दादाजी ने अनु को सिर्फ बाय कहा और फोन काट दिया।
यह देख नकुल हंसने लगा। नकुल को हंसता देख काव्या गुस्से से बोली, हंसने की कोई जरूरत नहीं है अनु, सबकी जान है। ऐसे में कोई नहीं चाहता कि वो वहां जाए। वैसे भी मैं, रिधिमा, नंदिनी और आशी भी बहुत जल्द वहां जाने वाले हैं। तभी नकुल कहता है कि वैसे आशी और रिधिमा मैम का परिवार भी वहां है। तब काव्या ने हाँ कहा और रिधिमा के दादाजी जो बहुत देर से अनु को फोन कर रहे हैं, हमेशा अपनी प्यारी पोती पर नजर रखते हैं, और फिर मेरा और नंदिनी का परिवार भी जल्द ही मुंबई जा रहा है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि अनामिका बोली, जेट रेडी करो, हम कल मुंबई जा रहे हैं। तुम और वेनम भी मेरे साथ आ रहे हो, इसलिए रॉकी को फोन करके कहो कि वो यहाँ आ जाए और आगे से वो यहाँ का काम संभालेगा। नकुल ने भी हाँ में सिर हिलाया और अपने बॉस के आदेश का पालन करने चला गया। कहानी में आगे जानने के लिए आगे पढ़े। चैप्टर 5। अगले दिन सुबह 7 बजे मुंबई से दूर एक सुनसान इलाके में 4 प्राइवेट जेट लैंड करते हैं। उन सभी जेट से बहुत हाई टेक्नोलॉजी गन पकड़े बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं और एक जेट से 2 लड़के बाहर निकलते हैं और एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। तभी बीच वाले जेट से बहुत ही डेंजरस ओरा में अनामिका काले कपड़े पहने बेरहम क्वीन के अवतार में निकलती है। उसके आसपास का ऑरा बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना था। ब्लैक जीसन, ब्लैक टॉप, ब्लैक जैकेट, ब्लैक मास्क और ब्लैक गगल्स के साथ वह बहुत ही भयानक माफिया के रूप में खड़ी थी। उसे देखते ही बॉडीगार्ड अपना सिर नीचे कर लेते हैं। अनामिका सबको क्रॉस कर आगे बढ़ने लगती हैं। वह दोनों लड़के भी अनामिका के पीछे पीछे जाने लगते हैं। उनके पीछे बॉडीगार्ड की लाइन चल रही थी। अनामिका अपनी कार में सीट पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं उसके साथ आए दोनों लड़के कोई और नहीं नकुल और वेनम थे। वह भी अनामिका के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। जहां नकुल पैसेंजर सीट पर बैठा जाता है, वहीं वेनम ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। वेनम, जिसका असली नाम नील ओबेरॉय है, वह क्वीन का राइट हैंड होने के साथ साथ अनामिका का पर्सनल बॉडीगार्ड भी है, जो हमेशा उसके साथ रहता था, चाहे वह अनामिका हो या बेरहम क्वीन या कोई और। वही दूसरी तरफ मेहरा मेंशन। यहाँ का माहौल ही अलग था, क्योंकि आज राजेश जी की प्रिंसेस, उनकी रियल बेटी प्रिया का बर्थडे था। प्रिया उनकी असली बेटी है, यह बात सब लोगों को कुछ दिन पहले पता चली थी, जब दादाजी और राजेश जी बात कर रहे थे। दादाजी अनामिका को वापस बुलाने की बात कर रहे थे, वही राजेश जी अब उस लड़की यानी अनामिका को और अपने घर में नहीं रखना चाहते थे। तो दोनों के बीच बहस हो गई। डिनर का टाइम होने वाला था तो सारे लोग घर पर थे। उनकी बहस सुनकर नीचे आए और तभी बातों बहस में राजेश जी के मुंह से यह बात निकल गई। उनकी यह बात सुनारती राज और दर्शित बहुत खुश हो गए और उन्होंने प्रिया को तुरंत गले लगा लिया। अनामिका के लिए उनके मन में जो भी गिल्ट था वो जैसे खत्म ही हो गया हो। वही राज अब भी प्रिया को प्यार करता था, क्योंकि उस वीडियो में प्रिया कहीं नहीं थी और प्रिया ने इमोशनल कार्ड खेलकर सबको यह भरोसा दिलाया कि नीतू ने उससे झूठ बोला था, उसे सच नहीं पता था। घर वाले तो उसके आंसू देखकर पिघल गए थे। इसलिए आज सब खुश थे और खुशी से प्रिया के बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। अपना सच जानने के बाद तो प्रिया अनामिका से और नफरत करने लगी। उसे लगता था कि अनामिका की वजह से उसके पापा ने किसी को सच्चाई नहीं बताई है कि वह उनकी असली बेटी है, और उसे गोद ली हुई बेटी के टाइटल के साथ इतने साल तक रहना पड़ा। वो तो बस यही चाहती थी कि अनामिका कभी घर वापस ना आए, क्योंकि उसके दादाजी ने यह बोल दिया था कि अगर अनामिका चाहेगी तभी उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी कि वह मेहरा की गोद ली हुई बेटी नहीं, असली बेटी है। अगर अनामिका नहीं आएगी तो वह अपनी इमोशनल एक्टिंग और कुछ आंसू से अपने पापा को मजबूर कर देगी कि वह उसकी सच्चाई रिवील कर दे, तो वो भी घमंड और अकड़ के साथ सबके सामने आ सके। उसे तो अपने दादाजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शाम को प्रिया के बर्थडे की सारी तैयारी हो चुकी थी और मेहमान भी आना शुरू कर चुके थे।
वहीं अनामिका की गाड़ी मेंशन से थोड़ी दूर आकर रुकती है। अनामिका को सब कुछ प्रिया की वजह से झेलना पड़ा था, इसलिए वह सबसे पहले अपने बदले की शुरुआत भी उससे करना चाहती थी। अनामिका अब उसकी जिंदगी में वो नाइटमेयर बनके आने वाली थी जो उसकी खुशियों को आग लगा देगा, और अनामिका के इरादों से अलग प्रिया अपने कमरे में अपने बर्थडे के लिए तैयार हो रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि अनामिका उर्फ बेरहम क्वीन उसके बर्थडे को इतना यादगार बना देगी कि प्रिया अपनी जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। अनामिका की गाड़ी मेंशन से दूर आकर रुकती है। वो नफरत भरे अंदाज में मेहरा मेंशन को देख रही थी। अनामिका गाड़ी का दरवाजा खोलती है और बाहर निकल जाती है। मेहरा मेंशन में किसी को कोई भी आइडिया नहीं था कि अनामिका आ चुकी है। मेंशन के अंदर इस वक्त महाजन फैमिली भी मौजूद थी। महाजन फैमिली का बड़ा बेटा राहुल महाजन, जिसके साथ अनामिका की सगाई बचपन में उसकी दादी ने तय की थी। बड़े होने के बाद उसे प्रिया ने अपनी चालाकी से अपने प्यार में फंसा लिया था। राहुल का परिवार प्रिया के साथ मिलकर अनामिका की बेइज्जती भी करता, उसे भरा बुरा कहता था। महाजन फैमिली से पार्टी में राकेश महाजन और रानी महाजन, राहुल के माता पिता और रोमी महाजन राहुल की बहन आए थे। तीनों को ही अनामिका पसंद नहीं है। इनको लगता है प्रिया एक सुशील और संस्कारी लड़की है, वहीं अनामिका एक बिगड़ी और गुस्सैल लड़की है। अभी तो पार्टी में रौनक आना ही शुरू हुई थी कि बर्बाद करने के लिए अनामिका पहले आ गई है। मेंशन में सभी परिवार वाले और गेस्ट अब तक मेन हॉल में आ चुके थे। प्रिया तो आज बहुत खुश थी कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा कांटा अनामिका फिलहाल यहाँ नहीं है और जल्द ही वो उसकी जिंदगी से भी निकाल दी जाएगी। लेकिन प्रिया की गलतफहमी तो देखो, उसकी लाइफ का सबसे बड़ा कांटा अनामिका उसका नाइटमेयर बनकर वापस आ चुकी, उसकी जिंदगी नरक बनाने। कहानी में आगे जानने के लिए आगे बढ़े। चैप्टर 6। लोग हॉल में एक जगह इकट्ठा हो चुके थे क्योंकि प्रिया अब केक कट करने वाली थी। आज वो 21 की होने वाली थी। वह हॉल के बीचों बीच आ जाती है। उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी। वहीं बाहर काले रंग की खूबसूरत सी ड्रेस को पहने हुए अनामिका अपना एक एक कदम मिशन के अंदर बढ़ा रही थी। उसके पास पार्टी का इनविटेशन कार्ड था। उसने अपने चेहरे पर पार्टी वाला मास्क पहने हुआ था। उसका पूरा चेहरा कवर था। अनामिका जैसे जैसे दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे प्रिया की आंखें बड़ी होती जा रही थी। प्रिया का ध्यान अभी तक अपने केक पर था, लेकिन अचानक उसकी नज़र केक की डिज़ाइन पर जाती है जहां पर लाल रंग का कुछ था। वह कुछ समझ पाती उससे पहले एक बूंद केक पर गिर जाती है। अनामिका जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, एक एक बूंद खून प्रिया के केक पर गिरता ही जा रहा था। जिस पल अनामिका के कदमों ने चौखट को लांघ दिया, उसी पल प्रिया की एक जोरदार चीख निकल गई। प्रिया बिल्कुल सेंटर में थी और उसके ठीक ऊपर झूमर था। अभी तक प्रिया को सिर्फ केक पर खून की बूंदें गिरती हुई दिखाई दे रही थी। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके ऊपर कुछ बहुत ही भारी सा गिरता है। सभी परिवार वाले और मेहमान वहां का नजारा देख शॉक हो जाते हैं। प्रिया के ऊपर काले रंग की मरी हुई बिल्ली गिरती है, जिसके खून से प्रिया का केक और पूरी प्रिया लाल रंग में रंग जाती है। बिल्ली के बॉडी के अंदर की अतरिया बाहर निकली हुई थी। बिल्ली की आंखें नहीं थी। वह बिल्ली पूरी की पूरी खून से नहाई हुई थी। यह नजारा बहुत ही भयानक था, जिसे दरवाजे पर खड़ी अनामिका देखकर डेविल स्माइल कर रही थी। उसके चेहरे पर शैतानी भाव था। वहीं प्रिया पूरा कांप गई थी। वो जल्दी से बिल्ली की लाश को सिर पर से हटाकर दूर फेंकती है, जो उसके केक से टकराकर सीधा जमीन पर गिर जाती है। आसपास हर तरफ सन्नाटा छा गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से खुशी भरा माहौल कैसे सन्नाटा में बदल गया। ज्यादातर पार्टी में मौजूद महिलाएं प्रिया को देखकर आपस में बातें बनाने लगती है। यह अपशगुन था। वह सारी औरतें प्रिया को अपशगुनी मानने लगी थी।
काली बिल्ली अभी भी हॉल में पड़ी हुई थी जिसके ऊपर बहुत केक लग चुका था। प्रिया सदमे में अपनी जगह पर खड़ी थी और सब अंदर का नजारा देखते में इतने बिजी थे कि किसी ने भी अनामिका को नहीं देखा था। वैसे भी अनामिका ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, जिसकी वजह से कोई उसे पहचान नहीं सकता था। चौखट पर कदम रखते ही अनामिका ने प्रिया को अच्छा सा गिफ्ट जो दे दिया था, जो अब अगले कुछ दिनों तक प्रिया को हर रात सपनों में डराएगा। वैसे भी अनामिका को पूरे 8 साल का बदला लेना था इस परिवार से जिसकी शुरुआत उसने प्रिया से कर दिया है। अभी तो ऐसे और सरप्राइज मिलने बाकी है। वैसे भी उसे इस परिवार से कोई मतलब नहीं है। अनामिका मुस्कुराते हुए पार्टी के अंदर चली जाती है और उसके पीछे नकुल और नील भी चले जाते हैं। वैसे भी प्रिया की हालत देखकर वह दोनों मन ही मन बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। प्रिया की धड़कनें इतनी ज्यादा बढ़ी हुई थी कि इसे संभाल पाना मुश्किल था। प्रिया बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से वहां से दौड़कर अपने घर के अंदर भाग जाती है। खुद को कमरे में बंद कर लेती है और दरवाजे पर टेक लगाकर जमीन पर बैठ जाती है और अपने घुटनों में अपना चेहरा हुपाकर रोने लगती है। वहीं पार्टी में सब कुछ खराब हो चुका था। यहाँ पर राजेश जी ने अपने बिजनेस के कितने सारे पार्टनर्स को इनवाइट किया हुआ था और उन सबके सामने मेहरा फैमिली की इज्जत उछल गई थी। वह आंखों से आरती जी को प्रिया के पीछे जाने करने का इशारा करते हैं और खुद बिजनेस पार्टनर्स के पास उन्हें संभालने के लिए चले जाते हैं। राज भी उनकी मदद करने उनके पास चला जाता है। वहीं आरती जी प्रिया के कमरे के पास जाकर दरवाजा खटखटाने लगती हैं, लेकिन प्रिया बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उसने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। सबका ध्यान इधर उधर था, तभी म्यूजिक बजता है और सबकी नजर हाल के बीचों बीच जाती है, जहां एक हॉट सी लड़की खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर की वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी। उस लड़की का ऑरा बहुत ही खतरनाक था। सिर्फ अनामिका नहीं, उसके पीछे नकुल और नील भी आकर खड़े हो जाते हैं। दोनों ने भी अपने फेस पर मास्क लगा रखा था, फिर भी उनका चार्म देखकर वहां मौजूद लड़कियां आहें भरने लगी थी। दोनों बेहद हैंडसम थे, हाँ हमारे हीरो से थोड़े कम। तभी अनामिका मुस्कुराते हुए सेडिक्टिव अंदाज में डांस करने लगती है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। नशा चढ़ा जो शर्फी का उतार फेंका है, बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। अब सिर्फ अनामिका ही नहीं बल्कि अब तो नकुल और नील भी डांस करना शुरू कर चुके थे। पार्टी में आए मेहमानों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे माहौल में यहाँ पर डांस प्रोग्राम क्यों हो रहा है। पर सभी को इग्नोर करते हुए अनामिका, नकुल और नील तीनों ही डांस कर रहे थे। मेहरा फैमिली के किसी भी मेंबर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। कहानी में आगे जानने के लिए आगे बढ़े। चैप्टर 7। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। नशा चढ़ा जो शर्फी का उतार फेंका है, बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। किसी ने भी अनामिका को नहीं पहचाना था, वह तो बस आज की बर्थडे पार्टी को मजाक बना देना चाहती थी। प्रिया दूसरे कपड़े पहन लेती है और खून की बदबू को साफ करने के लिए अच्छा सा परफ्यूम लगा लेती है और पार्टी में आने के लिए तैयार हो जाती है। वो जैसे ही सीढ़ियों तक आती है, हॉल का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ पर डांस प्रोग्राम हो रहा है। नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। अनामिका की नजर भी प्रिया पर ही थी। वो गुस्से और नफरत के भाव से उसे ही घूर रही थी। प्रिया अच्छी बनने का नाटक करने के लिए बिना कोई तमाशा किए चुपचाप राजेश जी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया इन ख्यालों ने। उफ़, अनामिका ने आज पूरी बेशर्मी दिखा दी। आज की बर्थडे पार्टी मजाक बनके रह गई थी। इतना बड़ा हंगामा होने के बाद भी यहाँ पर डांस प्रोग्राम हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की मरी हुई बिल्ली की लाश अभी हाल में ही थोड़ा सी दूरी पर पड़ी हुई थी। सब अनामिका की बोल्डनेस को देखकर हैरान थे। वो एक लड़की है और बल्ली की इतनी भयानक लाश को देखकर क्या उसे डरना नहीं चाहिए। सभी लोगों के मन में अभी भी यही सवाल चल रहा था कि आखिर यह लड़की कौन ऐसे माहौल में भी ऐसी लाश को देखकर भी यहाँ पर डांस की हिम्मत कर सकती है। अनामिका के पास का ऑरा इतनी ज्यादा भयानक था कि किसी के भी अंदर उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी।
वही प्रिया बहुत गुस्से में अनामिका को देख रही थी क्योंकि इस लड़की ने उसका मजाक बनाकर रख दिया था। वह नहीं जानती थी कि यह नाच रही लड़की कौन है, लेकिन उसे इस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे मन तो अनामिका को मारने का कर रहा था। मुझ में नई बात है, नई आदतों के साथ है, जो है सही वो करना नहीं, गलत होने की यही तो शुरुआत है। एस्टा नोचे ला विदा एस कम्प्लीटा एल एस्टा एस क्वांडो ला विदा एस वेरिका। नशा चढ़ा जो शर्फी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। वही अनामिका राहुल की तरफ देखती है जो अपनी हवस भरी नजरें से उसे ही देख रहा था। अनामिका उसे एक क्रिपी सी स्माइल देती है, फिर एक नजर पूरे हाल में खड़े लोगों को देखती है और अपना डांस खत्म करती है। वही जैसे ही अनामिका का डांस खत्म होता है तभी हॉल की लाइट चली जाती है और पूरे हॉल में अंधेरा हो जाता है। राजेश जी और राज दोनों लोगों की शांत कराने लगते हैं क्योंकि लाइट जाने की वजह से लोगों में शोर बढ़ गया था। वही दर्शित लाइट चेक करने चला जाता है। 5 मिनट बाद लाइट आती है तो सब देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब हॉल में से वह लड़की गायब थी और बिल्ली की लाश भी और आसपास का खून भी साफ हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हॉल में थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ तो बस एक वहम था। वही अनामिका बाहर आकर सीधे गाड़ी में बैठ जाती है और अपना लैपटॉप निकालकर मेहरा मिशन के कैमरे हैक कर अपनी वहां आने की प्रूफ को मिटा देती है। वही नकुल और नील भी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और गाड़ी मेहरा मेंशन से निकल जाती है। वही अनामिका मेहरा मेंशन में इतना बड़ा हंगामा करके चली गई और किसी को पता भी नहीं चला कि वो वहां आई है भी। अब पार्टी भी खत्म हो गई थी। धीरे सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। परिवार के सब लोग भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही महाजन फैमिली भी मेहरा मेंशन में ही रुकी थी तो वह लोग भी अपने कमरे में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह का वक्त था। अनामिका की गाड़ी मेहरा मेंशन के बाहर आकर रुकती है। उसने पहले ही दादाजी की बता दिया था कि वह घर आ रही है। उसके आने की बात सुनकर तो प्रिया आग बबूला हो जाती है। उसने सोच लिया था कि अब वो अनामिका को और इस घर में नहीं रहने देंगे। वही ही मेहरा की प्रिंसेस और मेहरा की बायोलॉजिकल बेटी है और वही रहेगी। उसने सोच लिया था कि वो पहले की तरह अनामिका को बुरा बनाकर इस घर से बाहर फेंकवा देगी। पर उसे क्या पता कि जो अनामिका इस घर में वापस आ रही है वो पहले वाली मासूम अनामिका नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों को बिना पलक झपकाए मौत के घाट उतार देने वाली बेरहम चीन है। अनामिका अपनी कार से उतरकर मेहरा मेंशन को देखती है। उसने ब्लैक जीन्स के साथ व्हाइट टॉप पहन रखा था, हाथ में वॉच, पैरों में स्नीकर और बालों को एक पोनी बना रखी थी। अनामिका सीधे मेंशन के अंदर चली जाती है। वो ऐसे इतनी कामिली अंदर जा रही थी कि कल मेहरा मेंशन में बवाल करने वाली वो नहीं कोई और थी। तभी अनामिका गेट से मेन हॉल की तरफ आने लगी। उसे देखकर दादी माँ खुश हो गई और अनामिका के पास चली गई। उन्हें पता था कि अनामिका उनकी असली पोती नहीं है, पर 16 साल तक वो उनके साथ थी, इसलिए वो अभी भी अनामिका को उतना ही प्यार करती थी। अनामिका ने उनके पैर छू लिए तो दादी माँ ने खुशी से अनामिका को गले लगा लिया। उनकी आंखों में नमी आ गई थी। फिर अनामिका ने अपने दादाजी के पैर छुए तो उन्होंने भी उसे आशीर्वाद दिया। जब अनामिका ने अपने दादाजी की आंखों में देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा, पर फिर उसने अपना भ्रम समझकर इग्नोर कर दिया। वही हॉल में आरती जी, राज और प्रिया तीनों खड़े थे, पर अनामिका ने सबको इग्नोर कर दिया और दादाजी से रेस्ट करने का बोलकर अपने रूम में चली गई। वही उसका इग्नोर करना आरती जी और राज को अच्छा तो नहीं लगा, पर उन्हें पता था गलती भी उनकी थी, इसलिए वह शांत रहे। वही प्रिया बहुत गुस्से में थी। वो अनामिका को सब सच बताकर घर से निकाल देना चाहती थी, पर उसके दादाजी ने मना किया था। इस वक्त हॉल में ज्यादा लोग नहीं थे क्योंकि अनामिका सुबह जल्दी ही आ गई थी। दादा दादी जी को उसने कल रात को बता दिया था कि वह आ जा रही है, इसलिए वह जल्दी उठ गए। वही आरती जी जल्दी उठ गई थी क्योंकि उन्हें नाश्ता बनाना था। वहीं कल रात के हादसे की वजह से प्रिया को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह उठी हुई थी और शोर गुल सुन नीचे आई थी। उसे क्या पता था नीचे आकर उसे झटका ही मिल जाएगा। कहानी में आगे जानने के लिए आगे पढ़े। चैप्टर 8। 9 बजे अनामिका बाहर से घर ही आ रही थी, तभी उसने हॉल से हंसी मजाक की आवाज सुनी। वो काम से कुछ देर पहले नकुल के साथ बाहर गई थी। अभी नकुल उसे मेहरा मेंशन छोड़ कर गया था। वहीं मेहरा फैमिली और महाजन फैमिली के सब लोग नाश्ता करने के बाद हाल में बैठकर बातें कर रहे थे। अनामिका के दादाजी और पापा को छोड़कर जो अभी हाल से ऊपर की तरफ गए थे। अनामिका ज्यादा ध्यान ना देते हुए ऊपर जाने लगती है। तभी एक औरत की आवाज आई, अरे आरती जी, यह आपकी की बेटी है ना जो हॉस्टल पढ़ने गई थी। जब अनामिका ने यह आवाज सुनी तो उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। उसने हॉल की तरफ देखा जहां एक औरत अपनी मेकअप से पूती हाई फेस के साथ बैठी थी। अनामिका ने इस औरत को जल्द ही पहचान लिया। यह रानी महाजन थी, राहुल की माँ। वहीं उनके पास राहुल के डैड राकेश महाजन और बहन रोमी महाजन भी बैठ थे। प्रिया और राहुल मिलकर तो अनामिका को परेशान करते थे।
रोमी भी बिल्कुल प्रिया की तरह थी, उसने भी अनामिका की कई बार इंसल्ट किया था। उन सब को देखकर अनामिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर भी उसने बिना कुछ कहे उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी। उसे इन सबके ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपकी यह बेटी तो बहुत बदतमीज है, इसे तो बड़ों का सम्मान भी नहीं करने आता, क्या यही संस्कार मिले हैं इसे? रानी महाजन गुस्से से ताना मारते हुए बोला। रानी महाजन की बात सुनकर अनामिका जो जा रही थी वह रुकी और उसने मुड़कर रानी महाजन की तरफ देखा। अनामिका की आंखें इस वक्त एकदम लाल, किसी खतरनाक ब्लेड की तरह लग रही थी। जब रानी महाजन ने अनामिका की आंखें देखी तो एक पल के लिए वह डर से कांप गई। वही बाकी सब भी अनामिका के खतरनाक ऑरा को महसूस कर पा रहे थे। सब लोग एक पल के लिए तो डर गए थे। जब राहुल ने अनामिका के फेस को देखा तो एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो गया। जब उसने 4 साल पहले अनामिका को देखा था तब वो पतली और बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में रहती थी, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। पर इस वक्त अनामिका बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसका ऑरा भी काफी डोमिनेटिंग था। प्रिया तो राहुल की नजर अनामिका पर देख आप बबूला हो गई थी। वो राहुल को पसंद करती थी। राहुल भी एक अमीर लड़का था, ज्यादा नहीं पर मेहरा फैमिली से तो अमीर था। उसे उसके पावर और पैसे से प्यार था। उसे मिसेज राहुल महाजन बनना था और इसीलिए तो उसने राहुल को अनामिका के खिलाफ कर अपने हुस्न के जाल में फंसाया था। तभी सबके कानों में एक ठंडी मगर खतरनाक आवाज पड़ी। मिसेस महाजन अपनी जबान संभालकर बात कीजिए वरना इसे काटकर अपने जंगली कुत्तों को खिलाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वही उसकी इतनी खतरनाक आवाज और धमकी सुनकर तो रानी जी डर गई। अनामिका की बात सुनकर तो राहुल भी गुस्से में आ गया था। वह एक बार के लिए अनामिका की खूबसूरती में खो गया था, पर वह अपनी मम्मी की बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। राहुल कुछ कहता उससे पहले आरती जी बोली, बेटा वो प्रिया की होने वाली सास है और आज प्रिया और राहुल की शादी तय हुई है, तुम उनसे इस तरह बात नहीं कर सकती। वह कुछ आगे बोलती तभी अनामिका उनकी बात बीच में काटते हुए बोली, मिसेज आरती मेहरा, मैं 4 साल पहले ही दादा और दादी जी को छोड़कर सबसे रिश्ता तोड़ चुकी हूँ, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह प्रिया की सास है या किसी और की। और हाँ, वह मेरे संस्कारों की बात कर रही है। वह पहले अपने बच्चों के तो संस्कार देखे फिर किसी और से बोले। इतना कहकर अनामिका बिना किसी को देखे अपने रूम में चली जाती है। वही अनामिका के बिहेवियर और टोन से सब शौक में थे। जब पहले अनामिका यहाँ थी तो सबसे हमेशा अच्छे से बात करती थी, चाहे कोई कुछ भी कहे हंसकर टाल दिया करती थी। किसी से ऊंची आवाज में बात करना तो दूर, वो तो पलटकर जवाब तक नहीं देती थी। वही दूसरी तरफ दादाजी के रूम में दादाजी और राजेश जी सोफे पर बैठे थे। तभी राजेश जी बोले, डैड उनका फोन आया था, वो अनामिका से मिलना चाहते हैं। पहले मैंने यह बोल दिया था कि अनामिका पढ़ाई के लिए बाहर गई है, पर अब तो वह वापस आ गई है। अगर उन लोगों को पता चल गया और वह घर आ गई है तो क्या होगा? मैंने तो आपसे पहले कहा था उसे सच बता दे कि हम उसके अपने परिवार नहीं है और उसे उसके असली परिवार को दे दो, पर पता नहीं आप क्या चाहते हैं कि अनामिका को उसके परिवार के पास नहीं भेज रहे। अपने बेटे की बात सुनकर तो दादाजी सोच में चले जाते हैं। फिर बोले, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और यह फैमिली जैसी भी हो वो इन्हें अपना मानती हैं। अनामिका के असली परिवार को पता चलता भी है कि वह आ गई और वो इसे लेने आए तो हमें पता है वो कभी भी उनके पास नहीं जाएगी। वहीं गेट पर खड़ी अनामिका जो दादाजी से मिलने और उनकी सेहत के बारे में पूछने आई थी, लेकिन दादाजी और अपने डैड को देखकर वहीं रुक गई और उनकी बात खत्म होने का वेट करने लगी। अपने दादाजी और राकेश जी की बात सुन वह शॉक ही हो गई थी, पर फिर खुद को संभालते हुए जल्दी अपने रूम में चली गई। वही दादाजी और राजेश जी को नहीं पता था कि उनकी पूरी बात अनामिका ने सुन ली है। कहानी में आगे जानने के लिए आगे पढ़े। चैप्टर 9।
अनामिका अपने रूम में आकर सीधा अपने बेड पर जाकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलकर एक टक सीलिंग को देखते हुए बोलती है, दादाजी आपने यह अच्छा नहीं किया। आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप मुझसे इतना बड़ा सच छिपाएंगे, पर अब सच मुझे पता है। मैं अभी तक आपकी वजह से मेहरा फैमिली के साथ कुछ नहीं कर रही थी। मुझे लगता था आप मुझसे प्यार करते हैं, पर अब मेहरा फैमिली को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अब तैयार रहो मेहरा फैमिली के लोग इस बेरहम क्वीन की बेरहमी देखने के लिए। उसके बाद वो अपना लैपटॉप उठाकर उससे राजेश जी का फोन हैक करके उस नंबर को निकाल लेती है जिससे उन्हें फोन आया था। अनामिका उस नंबर को अपने फोन में सेव कर लेती है। वो कुछ सोचती है, फिर राजेश जी के फोन से ही उस नंबर पर मैसेज करती है, आपकी बेटी घर आ गई है तो अब आप उससे मिलने आ सकते हैं। और उसके बाद अपनी तरफ से सारे मैसेज डिलीट कर देती है। उसने उस नंबर के साथ राकेश जी की चैट पड़ी थी जो उसी के बारे में थी, इसलिए वह श्योर थी कि यह उसकी असली परिवार में से किसी का नंबर है। लैपटॉप में कुछ करके लैपटॉप बंद कर देती है और उसके फेस पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है। वो कहती है, मिस्टर राजेश मेहरा, माय डियर दादाजी मुझसे बेरहम क्वीन से गद्दारी करने चले थे, मुझे मेरी फैमिली से दूर रखा था ना, अब आप ही उन्हें मुझसे मिलवाएंगे। फिर आगे कहती है, जो मुझसे प्यार करता है मैं उससे दुगना प्यार देती है, पर अगर कोई दुश्मनी करता है तो जीते जी नरक के दर्शन करा देती हूँ। Now it's time to show hell to मेहरा family. Next day. सब लोग डाइनिंग टेबल पर मैं आ गए थे। अनामिका दादाजी को शक नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए दादाजी और दादी माँ के पास ही बैठ गई। सर्वेंट सबको नाश्ता सर्व कर रहे थे। तभी आरती जी अनामिका की तरफ एक डिश बढ़ाते हुए बोली, क्या तुम यह लोगी मैंने अपने हाथों से बनाया है? पर अनामिका ने उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दिया और दादी से बात करती रही। तभी प्रिया खुद को अच्छा और अनामिका को दादाजी की नज़र में बुरी बनाने के लिए बोली, अनामिका तुम मॉम को इग्नोर क्यों कर रही हो? उन्हें बस तुम्हारी फिक्र है, इसलिए वह तुमसे कुछ पूछ रही है, तुम उन्हें जवाब क्यों नहीं दे रही हो? यह सब वह ऐसे बोल रही थी जैसे उसे आरती जी के लिए कितना बुरा लग रहा हो। उसकी बात सुनकर अनामिका ने अपना चेहरा उसकी तरफ किया जो बहुत कोल्ड था और अपनी सर्द आवाज में बोली, मिस प्रिया अच्छा होगा कि आप मेरे मैटर में बोलने की कोशिश ना करें। फिर आगे बोली, और जहां तक बात रही मिसेज आरती मेहरा के फ्रिक करने की, तो मैंने कल ही बोल दिया था कि मैंने 4 साल पहले ही इस फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, इसलिए यह झूठी फिक्र करने का नाटक करने की कोशिश ना करें। इतना कहकर वो बिना नाश्ता किए अपने रूम में चली गई। उसके जाने के बाद दादी माँ सबको देखते हुए बोली, अब मेरी पोती यहाँ कुछ दिनों के लिए है। तुम लोगों 16 साल तो उसे प्यार नहीं किया, न अच्छे से बिहेव किया, पर यह कुछ दिन तो उसे चैन से रहने दो। इतना कहने के बाद एक नौकर से अनामिका का नाश्ता रूम में ले जाने का बोलकर खुद अपने रूम में चली जाती है। दादी जी के जाने के बाद राजेश जी अपने डैड को देखकर बोलते हैं, डैड आज अनामिका के असली परिवार से कोई उससे मिलने और उसे ले जाने आ रहा है। पता नहीं उन्हें अनामिका के आने के बारे में कैसे पता लगा। इतना बोलकर वह चले जाते हैं। वही राजेश जी की बात सुनकर जहां प्रिया खुश हो रही थी क्योंकि उसने अपने पापा से पता करवाया था कि अनामिका का परिवार ज्यादा अमीर नहीं है, वो लोग गांव में रहते हैं, उसने अपने पापा से पता करवाया था, पर असल बात तो यह है कि राजेश जी भी खुद असलियत नहीं जानते थे। वही दूसरी तरफ यह बात सुनकर दादाजी कुछ देर शांत रहते हैं, फिर ओके कहकर अपने रूम में चले गए। वहीं ऊपर स्टेयर्स पर खड़ी अनामिका जो नीचे डाइनिंग टेबल पर क्या हो रहा है वह देख रही थी। वो मन ही मन कहती हैं, दादाजी आप मेरे साथ बेरहम क्वीन के साथ खेल रहे हैं। अगर आपके खेल में खुद आपको ना फंसा दिया तो मेरा नाम अनामिका सिंघानिया नहीं, हाँ अनामिका सिंघानिया, क्योंकि उसने फोन वाले नंबर नकुल को भेजकर जानकारी निकालने को कहा तो उसे अपने सरनेम के अलावा ज्यादा जानकारी नहीं मिली और अनामिका को समझते देर नहीं लगी कि उसकी फैमिली कोई पावरफुल परिवार है।
जिन्होंने काफी अच्छे से जानकारी छिपा रखी है। वैसे तो बेरहम क्वीन के लिए जानकारी निकालना बड़ी बात नहीं थी, पर वह अपनी पावर इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। नहीं तो सिंघानिया फैमिली को पता चल सकता था और वह अभी यह नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए उसने जानकारी निकाले की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चैप्टर 10। दोपहर 12:30। एक गाड़ी मेहरा मेंशन के बाहर आकर रुकती है। उसमें से एक लड़का उतरा और सीधे मेंशन के अंदर चला गया। वहीं मेहरा मेंशन में सभी लोग हॉल में ही बैठे हुए थे। वो लड़का हॉल में आकर सब लोगों को बैठे देखता है तो अपनी आंखें चारों तरफ घुमाता है, मानो किसी को ढूंढ रहा हो। पर फिर जब उसे वहां नहीं दिखता है तो वह मिस्टर रविकांत मेहरा के पास जाकर उन्हें ग्रीट करता है। उसका चेहरा एकदम कोल्ड था और उस पर कोई भाव नहीं थे। वही रविकांत जी भी उसे ग्रीट करते हैं और बैठने को बोलते हैं। तो वह लड़का बोलता है, आप मिस अनामिका को बुला दीजिए, मैं उन्हें ले जाने आया हूँ। तो दादाजी एक सर्वेंट को अनामिका को बुलाकर लाने को बोलते हैं। आपने मिस को मेरे यहाँ आने और उनके असली परिवार के बारे में बता दिया है ना? वह लड़का अपनी उसी सख्त आवाज में दादाजी से बोला। तो दादाजी ने कहा वो एक बार अपने परिवार वालों से मिलना चाहती है, फिर जाना या नहीं जाना वो फैसला करेगी। तो वो लड़का हाँ में सिर हिला देता है। तभी सीढ़ियां से अनामिका एक सफेद कलर की ड्रेस पहन नीचे आ रही थी। बालों को खुला रखा, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस होठों पर थोड़ी सी लिप बाम लगा रखी थी। इस लुक में तो वह किसी परी की तरह लग रही थी जो सीधा आसमान से अभी उतरी हो। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह 21 साल की है, वो किसी 18 साल की मासूम सी गुड़िया लग रही थी। वही वो लड़का जो अनामिका को लेने आया था, वो तो अनामिका को देख एक पल के लिए अपनी जगह पर जम ही गया था। उसके सामने खड़ी परी सी लड़की बिल्कुल उनकी मैडम की तरह है, जो अपनी यंग एज में ऐसी ही दिखती थी। लेकिन यह लड़की उनकी मैडम से ज्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव थी। तभी वो लड़का अनामिका की आवाज से होश में आया, जो रविकांत जी से पूछ रही थी, दादाजी आपने मुझे बुलाया? वैसे तो वो जानती थी कि उसके दादाजी ने उसे क्यों बुलाया है, पर फिर भी ऐसे नाटक कर रही थी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। दादाजी कुछ कहते उससे पहले वो लड़का आगे आते हुए बोला, मिस वैसे तो आपके दादाजी ने आपको सब सच बता दिया है, पर आपके फैसले से पहले मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। वह अपनी आवाज में नरमी लाते हुए अनामिका से पूछता है। इस वक्त उसके एक्सप्रेशन अपने सख्त चेहरे से बिल्कुल अलग थे। अनामिका एक नज़र उसे देख हाँ कर देती है तो दोनों बाहर गार्डन में पर जाकर बैठ जाते हैं। अनामिका कुछ देर अपने सामने बैठे लड़के को देखती है, जिसके आसपास एक खतरनाक ऑरा था जो अब बिल्कुल गायब हो गया था। उसे इंसान पहचाने की अच्छी परख थी, ऐसे ही थोड़ी ना वो बेरहम क्वीन थी, अंडरवर्ल्ड पर राज करती थी, जिसके आगे सब झुकते थे। वो अच्छे से बता सकती थी कि यह इंसान किस प्रकार का होगा। सामने बैठा आदमी भी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था। वह अनामिका के डैड का सबसे वफादार बॉडीगार्ड था। इसका नाम रघुवीर था। इसकी 2 पुश्तें सिंघानिया परिवार की सुरक्षा में थी। वह काफी ज्यादा तेज और शातिर था। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट था। इसी तरह वह सिंघानिया परिवार की सुरक्षा में नहीं तैनात था। वह हिंडन तरीके से सुरक्षा करता था। वह कभी किसी सामने नहीं आता था और कोई नहीं जानता था कि वह कौन। इसी वजह से अनामिका की फैमिली ने अनामिका को लेने के लिए उसे भेजा था। वह नहीं चाहते थे कि उनके दुश्मनों को अनामिका के बारे में पता चले और वह उसे कोई नुकसान पहुंचाए। अनामिका की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके पापा ने रघुवीर को भेजना ही ठीक समझा। और रघुवीर एक ऐसा व्यक्ति था जो एक ही बार में देखकर व्यक्ति को अच्छे से पहचान जाता था कि वह इंसान कैसा है। अनामिका और रघुवीर एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे और दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। अनामिका सामने वाले आदमी को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में उस व्यक्ति को देखकर बहुत सवाल आ रहे थे।
वो सोच रही थी कि उसकी फैमिली उसे पसंद नहीं करती जो किसी और को उसे लेने भेजा है, पर उसका चेहरा अभी भी एक्सप्रेशनलेस था। वही वो आदमी भी अनामिका को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या सोच रही है। जब उसे नहीं समझ आया तो वो चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, मिस, मैं सर का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, मेरा नाम रघुवीर है और मैं ज्यादा किसी के सामने नहीं आता, इसलिए सर ने मुझे भेजा है आपको लेने के लिए, क्योंकि सर नहीं चाहते उनके दुश्मनों को आपके बारे में पता चले और वो आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। उसका इतना कहना था कि अनामिका के मन में चल रहे सारे सवाल शांत हो गए। उसे समझ में आ गया कि उसकी फैमिली खुद क्यों नहीं आई। वह भी नहीं चाहती थी कि मेहरा फैमिली को उसके असली पेरेंट्स को भी देखे। उसे समझ आ गया था उसकी कोई नॉर्मल फैमिली नहीं ही, वो कोई अमीर परिवार है और वो मेहरा फैमिली के लोगों के लालच को अच्छे से जानती थी। इसलिए वो मेहरा परिवार को अपने असली परिवार से दूर रखना चाहती थी। फिर अनामिका अपने सामने बैठे रघुवीर जी से प्यार से बोलती है, हेलो, मेरा नाम अनामिका है। वो आदमी अभी भी अनामिका को देख रहा था। वह अनामिका को देखकर मन में कहते हैं, यह बिल्कुल मैडम की तरह दिख रही है। पर पता नहीं क्यों वह अनामिका को देखकर यह अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि यह लड़की किस तरह की है। उसे अनामिका में कुछ तो मिस्टीरियस लग रहा था। पार्ट 11। हेलो, मेरा नाम अनामिका है। वो आदमी अभी भी अनामिका को देख रहा था जब अनामिका ने उसे अपना नाम बताया था। वह अनामिका को देखकर मन में कहते हैं, यह बिल्कुल मैडम की तरह दिख रही है। पर पता नहीं क्यों वह अनामिका को देखकर यह अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि यह लड़की किस तरह की है। उसे अनामिका में कुछ तो मिस्टीरियस लग रहा था। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस और आंखें बिल्कुल भावहीन थी। रघुवीर को आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि वह किसी की आंखों को देखकर पढ़ नहीं पा रहा है। रघुवीर समझ गया था कि अनामिका कोई आम लड़की नहीं है। उसका ऑरा उसे अपने आप में अलग बना रहा था। वह बिल्कुल शांत थी, उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वह खुश है या दुखी यह बताना भी बहुत मुश्किल था। रघुवीर यह देखकर भी आश्चर्य में था कि यह किस तरह की लड़की है। इसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक तो सवालों की छड़ी लगा देती, पर वह इतनी देर तक शांत थी। अनामिका को शांत देख रघुवीर खुद ही बोलता है, मैम, क्या आप चलेगी मेरे साथ? उसकी बातों को सुनकर अनामिका कुछ सोचती है और फिर कहती है, आज मुझे कुछ काम है जो यहाँ खत्म करना है, आप कल सुबह लेने आ जाना, मैं सुबह चलूंगी। तो रघुवीर हाँ में सर हिला देता है। फिर वह दोनों उठकर गार्डन से बाहर निकलने लगते हैं। फिर गार्डन से बाहर निकलने के बाद अनामिका अंदर चली जाती है और रघुवीर सिंघानिया मेंशन की तरफ चला जाता है और आज की सारी खबर मिस्टर सिंघानिया को दे देता है। सब लोग यह सुनकर खुश हो गए कि उनकी प्रिंसेस वापस आ रही हैं। अनामिका को अब उसका असली परिवार मिल गया था, बस अब उसे उनके पास जाना था। वहीं दूसरी तरफ 40 मंजिला बिल्डिंग जिसके टॉप पर बड़े बड़े अक्षरों में राजावत कॉर्पोरेशन लिखा हुआ था, उसी बिल्डिंग के 40वें फ्लोर के केबिन में एक शख्स सीईओ की कुर्सी पर किसी राजा की तरह बैठा था। तभी उसके केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुआ तो उस शख्स की गहरी आवाज सुनाई दी जो अंदर आने को बोल रहा था। तभी उसका असिस्टेंट अंदर आया और अपना सिर झुकाकर बोला, बॉस, उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। अपने असिस्टेंट की बातें सुन उस शख्स की इमोशनलेस आंखों में कुछ पल के लिए चमक आ गई जो उसने बखूबी से छुपा ली और अपने असिस्टेंट को बोलने का इशारा किया तो उसका असिस्टेंट बोला, लेडी बॉस का नाम अनामिका सिंघानिया है। वो सिंघानिया परिवार की असली बेटी है जो पैदा होते वक्त दूसरे बच्चे से बदल गई थी और मेहरा फैमिली की बेटी की जगह पर चली गई थी। आज मिस्टर सिंघानिया के सीक्रेट बॉडीगार्ड रघुवीर उनसे मिलने गए थे और कल वह सिंघानिया मेंशन जा रही है। फिर थोड़ा रुककर अनामिका की बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें बता देता है। जैसे जैसे असिस्टेंट बोलता जा रहा था, सामने बैठे उसके बॉस का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसके बॉस की आंखें एकदम लाल हो गई थी कि अगर मेहरा फैमिली उसके सामने हो तो वह अभी उन्हें खत्म कर दे।
असिस्टेंट को समझ आ रहा था कि उसके बॉस को गुस्सा आ रहा है, पर उसे पूरी बात बतानी थी, इसलिए आगे बोलता है, दिल्ली जाने के बाद के 4 सालों की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई उनकी जानकारी को छिपा रहा है। इतना बोलकर वह एक फाइल अपने बॉस को दे देता है, तो सामने बैठे उसका बॉस उसे बाहर जाने का इशारा करता है, तो वह फाइल वही टेबल पर रख बाहर चला गया। वही उस शख्स ने फाइल को खोलकर देखा तो उसमें सबसे पहले अनामिका की एक मुस्कुराती हुई की फोटो थी। वह फोटो पर हाथ फिराते हुए बोला, बेबी डाल, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, अब तैयार हो जाओ इस शिवांश राजावत की दीवानगी देखने के लिए। 4 साल, पूरे 4 साल से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। अब जब तुम मुझे मिल ही गई हो तो अब से तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ इस शिवांश राजावत की। यह कहते हुए वह डेविल स्माइल करने लगता है। उसकी बातों से उसकी जुनूनियत साफ नजर आ रही थी। हाँ, यह शख्स कोई और नहीं, हमारी कहानी का हीरो है। उम्र 28, नीली आंखें, हल्का बीर्ड, शार्प फीचर्स, 6 फीट 5 इंच हाइट, दिखने में किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं। उसे देखकर कोई भी लड़की दीवानी हो जाए। तो यह है बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह और अंडरवर्ल्ड किंग शिवांश राजावत। मेहरा मेंशन। अनामिका घर के अंदर आती है तो देखती हैं सब लोग हाल में सोफे पर ही बैठे हुए थे। वह भी वही दादाजी के सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ जाती है। हाल में थोड़ी देर चुप्पी रहती है, फिर उस चुप्पी को तोड़ते हुए दादाजी अनामिका को देखकर कहती, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, अनु बेटा, अपने क्या फैसला किया है? अनामिका की नज़र अभी भी दादाजी पर ही थी, जैसे दादाजी के अंदर तक झांक कर देखना चाहती हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्यों सब जानते हुए भी उसे उसके असली परिवार से दूर रखा? क्यों उसे उसके परिवार के पास नहीं भेजा, यह जानते हुए कि इस परिवार में कोई उससे प्यार नहीं करता?